वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सबको पता है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है जनवरी में ड्यू है और हम उम्मीद करते हैं कि 15 जनवरी के आसपास ये एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया यूपीपीसीएल ने, ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होता है। तो हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड की टीम ने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए। और ये जो एमसीक्यूज़ जो हम लेके आएंगे आपके लिए, ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के बेसिस पे और जो कैंडिडेट पहले हमसे पढ़ के जो पास हुए हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने हमें सजेस्ट किए उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। और इवन 2016 में ये एग्ज़ाम मैंने भी क्वालिफाई किया था, हालांकि मैंने जॉब को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं किसी दूसरी जॉब में चला गया था। तो इन सब का एनालिसिस करने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज हमने बनाई है। तो उस एमसीक्यूज़ को हम आपके सामने लेके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला चैप्टर है शेयर कैपिटल का, आज जिसके ऊपर हमने एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, टोटल 32 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने दिए हैं आपको। और उम्मीद करते हैं कि इन 32 क्वेश्चंस में से कम 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में 100% मिल जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा ये सीरीज़ है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। और जस्ट ये अभी हमारी शुरुआत है और हम आपको कंप्लीट जो अकाउंट्स ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन का सिलेबस है उसको कंप्लीट हम कवर कराएंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू और कुछ थियोरेटिकल लेक्चर्स के थ्रू। एंड गाइस, मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75, जो अकाउंट्स वाला सिलेबस है, 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंट्स के अलावा हम जो कंप्यूटर नॉलेज है उसकी भी एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कंप्यूटर के हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से। तो वो सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो कंप्यूटर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। और ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि जो फर्स्ट पेपर जो होता है कंप्यूटर का, जो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनका सेकंड पेपर फिर चैक ही नहीं होता। तो आपको अगर कट ऑफ में बने रहना है, मेरिट में आपको आना है, तो फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, टोटल 150 मार्क्स में से ही आपका मेरिट बनता है। जो फर्स्ट पेपर होता है केवल वो क्वालिफाइंग होता है। तो 150 मार्क्स में से 95-100 के बीच में कट ऑफ इसका जाता है। अगर आप 95-100 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाता है 100 क्वेश्चंस पे। इंटरव्यू कुछ है नहीं, डायरेक्ट इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो 100 क्वेश्चंस जो है आपके मैं बहुत ईजिली यहाँ से कवर करा दूंगा। 75 में से हम आपकी तैयारी पूरी 75 मार्क्स की कराएंगे। एंड आई एम श्योर कि 50 मार्क्स तो मैं आपको डिक्टो जो ये एमसीक्यूज कराऊंगा वहाँ से कवर करा दूंगा। बाकी 25 के लिए हम आपके कुछ थियोरेटिकल लेक्चर्स रखेंगे तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो 75 में से हमारा जो टारगेट रहता है, क्योंकि जब मैंने 2016 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो कंप्यूटर जस्ट मैंने क्वालिफाई किया था। एंड जो 75 मार्क्स का जो अपना पेपर आता है, जो कोर एरिया पेपर होता है, 75 में से कम आपका टारगेट जो रहना चाहिए वो 70 का टारगेट कम से कम है। 70 में 65 आप मान के चलिए, 65 to 70 अगर आप यहाँ से कवर करेंगे और बाकी इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स से कवर कर लेंगे करीब 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75, 30 भी करके हम चलते हैं तो भी आप इजीली मेरिट में आ जाते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और अपने सारे जो भी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करिए। हम आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी कराने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस एमसीक्यू सीरीज़ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गए थे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 नंबर कम से कम आपको यहाँ से मिलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। एज वी ऑल नो, जो 2 टाइप की कंपनी हमारी यहाँ पे पूछी जाती हैं जनरली, एक पब्लिक कंपनी होती है, दूसरी प्राइवेट कंपनी होती है। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर होते हैं 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारे 200 होते हैं। प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो। और अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं
और जो मैक्सिमम होते हैं यहाँ पे हमारे वो इनकी नो लिमिट होती है, मतलब कितने भी मेंबर हमारे बन सकते हैं पब्लिक कंपनी में। ठीक है गाइस, प्राइवेट में आपके 2 मैक्सिमम 200, और अगर आप बात करें पब्लिक कंपनी में तो यहाँ पे 7 जो है आपके मिनिमम होंगे एंड मैक्सिमम नो लिमिट होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको इंक्लूड किया गया। सेकंड क्वेश्चन, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। तो जब शेयर्स फॉरफिटेड कर लिए जाते हैं किसी कंपनी के तो उस पर जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस पर जो प्रॉफिट होता है, यानी जब फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया जाता है तो इस पे जो प्रॉफिट होगा वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो आपको पता होगा जब हम फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं तो उस पे जो प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो आपकी थी उसको आप फिर से री इशू करोगे, उस पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ये कुछ कैपिटल्स दी हुई हैं और इनको आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इश्यूड कैपिटल, सबसे पहले इश्यूड कैपिटल आएगा, देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है। थर्ड पे आता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, एंड फोर्थ आता है फिर आपका पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो सबसे पहले हम शेयर इशू करते हैं, इशू उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उनको सब्सक्राइब किया जाता है तो उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। जब शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया जाता है तो फिर कॉल रेज करी जाती है कि भाई आपने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, जो भी आपके ऊपर पैसा आउटस्टैंडिंग बचता है उसकी हम कॉल डिमांड करते हैं, कॉल रेज करी जाती है तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। एंड लास्ट में जो कॉल पे कर दिए जाते हैं, मतलब जिन शेयर्स पे कॉल्स पे कर दी जाती हैं तो उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होता है इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देन कॉल्ड अप कैपिटल एंड लास्ट इज पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कॉल्ड। ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि किसी स्पेशल एक्ट या किसी स्पेशल लॉ या किसी जो पार्लियामेंट में बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, स्टैच्यूटरी कंपनी। ऐसी कंपनियां जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनती है उनको स्टैच्यूटरी कंपनी बोला जाता है। जैसे कि आपने एसबीआई एक स्टैच्यूटरी कंपनी है क्योंकि उसका एसबीआई एक्ट है अपना, ठीक है। एलआईसी लाइफ, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कॉरपोरेशन है, तो ये कुछ ऐसी इस टाइप की कंपनी होती हैं जो कि किसी लॉ के अंडर बनती हैं, इनके लिए एक अलग से कानून बनाया जाता है, तो उन कंपनी को स्टैच्यूटरी कंपनीज बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन दीज शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल है और इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम में। व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, यानी कि जब शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया जाता है और फिर उनको री इशू किया जाता है, देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन दीज शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। तो उन शेयर्स को जब डिस्काउंट पे री इशू किया जा रहा है तो वो जो डिस्काउंट का वैल्यू है, ठीक है, वो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट है 10% ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर, नो। 6% नो। द अमाउंट रिसीव पर शेयर ऑन फॉरफिटेड शेयर, यस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फॉरफिटेड शेयर, यानी कि जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनको जिस अमाउंट पे आप रिसीव करोगे उससे कम आपका उससे ज़्यादा आपका डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल आंसर है इसका बिल्कुल, द अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स इज, यानी कि जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो उस पर जो प्रीमियम का जो लिमिट होता है वो क्या होता है, कि प्रीमियम का कोई लिमिट होता भी है या नहीं होता। तो जब भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो उसका कोई लिमिट नहीं होता, तो आंसर होगा इसका नो लिमिट। ठीक है गाइस, तो जब भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो उसका कोई लिमिट नहीं होता, आंसर होगा सी, नो लिमिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो बिल्कुल सिंपल, प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर होते हैं, और वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होते हैं? पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं आपके, वो होते हैं 3। ठीक है, ये याद रखेंगे, 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में आपके और 2 डायरेक्टर मिनिमम है आपके प्राइवेट कंपनी में। द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द कंपनी बीइंग वाउंड अप इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये एक ऐसी कैपिटल की बात कर रहे हैं जो जिस समय वो उस समय कॉल की जाएगी, वो कैपिटल उस समय मंगाई जाएगी जब कंपनी का लिक्विडेशन होने वाला है या कंपनी वाउंड अप होने जा रही है, मतलब कंपनी का समापन होने वाला है। तो कंपनी के समापन के समय पे ही वो कैपिटल मंगाई जाएगी, तो उस कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ऐसी कैपिटल जिसको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कॉल की जाएगा। तो द कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल इज। अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, यानी आपने कोई कैपिटल कॉल करी और अमाउंट उस पर रिसीव नहीं हुआ, तो क्या करोगे आप? उसको ऐड करोगे क्या शेयर कैपिटल में? नो, ऐड तो नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल आपको रिसीव हुआ ही नहीं। सब्सट्रैक्ट करोगे क्या शेयर कैपिटल से? यस। तो हमें वो कैपिटल सब्सट्रैक्ट करके दिखानी पड़ेगी। से मैंने 10,000 रुपये का शेयर कैपिटल कॉल डब किया, ठीक है, और उसमें से मेरे को 2,000 रिसीव नहीं हो, तो ऑब्वियसली मेरे को 2,000 माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में मेरे को 8,000 दिखाना पड़ेगा पेड अप कैपिटल में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल which can be called up only on the liquidation of the company is called। अभी बताया था मैंने आपको कि ऐसी कैपिटल जो कि लिक्विडेशन के समय पे, वाउंड अप के समय पे, जब कंपनी का समापन हो रहा है उस समय वो कॉल की जाएगी, वो उसका होता है नाम रिजर्व कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड ड्यूली सैंक्शन्ड बाय द। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में, और वो रेजोल्यूशन जो होता है जनरल मीटिंग में अप्रूव होने के साथ साथ उसको आपको सैंक्शन कराना पड़ता है, एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है बिफोर द इशूइंग शेयर एट डिस्काउंट। शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर, शेयर्स का फॉरफिटेड किए जाते हैं। शेयर्स को कब जब्त किया जाता है? शेयर्स को जब्त करना या शेयर्स को फॉरफिटेड करना जब किया जाता है जब आप जो कॉल मनी होते हैं उसको पे करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। फॉर फेलियर टू रिपे द लोन, नो। फॉर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज सिक्योरिटी टू, नो। तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए इसका, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है जो यूनिट्स में डिवाइड होती है तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर। ठीक है, शेयर यही तो होता है। शेयर्स का मतलब होता है जो कैपिटल है कंपनी में, जितना पैसा लगा हुआ है आप उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हो, उसको हम बोलते हैं शेयर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे शेयर। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज सोन ऑन, बिल्कुल सिंपल है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज सोन ऑन, जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उस समय जो कंपनी प्रीमियम रिसीव करती है वो किस साइड में आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आता है, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में आता है। पी&एल अकाउंट में तो आता नहीं है, ये तो क्लियर है। और ना ही आप जब पी&एल में ना तो डेबिट साइड आता है ना क्रेडिट साइड आता है, बिकॉज ये इनकम नहीं होती। क्या ये एसेट होता है? एसेट्स भी नहीं होती, क्योंकि जब आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो आपकी जो लायबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। लायबिलिटी में भी वैसे कौन सा? इक्विटी वाला पार्ट। ठीक है, तो इक्विटी में तो इक्विटी शेयर की वैल्यू चली जाएगी, और जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा, ठीक है, जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये किधर आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, और किधर आएगा? लायबिलिटी साइड में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो इक्विटी में इक्विटी की वैल्यू चला जाता है और लायबिलिटी में आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। ठीक है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर जाएगा। इफ फॉरफिटेड शेयर कैन, जो शेयर्स फॉरफिटेड हुए हैं आप उनका क्या कर सकते हो? नॉट बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, क्या इसको डिस्काउंट पे रीइश्यू किया जा सकता है? ठीक है, नहीं किया जा सकता।
रीइशूड एट ए डिस्काउंट एट 10%, या बी रीइशूड एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू द अमाउंट फॉरफिटेड। अभी या पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहां पे हमने बात करी थी कि जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं क्या उनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है? यस, उनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनको इशू किया जा सकता है, यस, इनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। लेकिन जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो कितना होगा? तो देखिए डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा, जितना अमाउंट आपको फॉरफिटेड करते समय रिसीव हो रहा है, मैक्सिमम उतना अमाउंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा इसका आंसर सी होगा। ए फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इश्यूड एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड। तो मैं कहता हूं कि 10 रुपी जो है हमारा टोटल पेड अप कैपिटल, 10 रुपी का जो था शेयर का वैल्यू था, इस पे जो पेड अप वैल्यू थी, ठीक है, ये जो पेड अप कैपिटल थी 6 रुपी पर शेयर था, ठीक है, और जो अनपेड कैपिटल थी वो थी 4 रुपये। तो 4 रुपये जो थे ये देने में असमर्थ रहा शेयर होल्डर, जिसकी वजह से ये शेयर जो है उसके जब्त कर ली गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉरफिटेड अमाउंट जो है वो कितना है? फॉरफिटेड अमाउंट 6 रुपये है। तो इसका मतलब कितने रुपए का, जब हम इन शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिए, इन शेयर्स को जब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो उस वैल्यू के बराबर होगा जो फॉरफिटेड की गई थी, यानी कि 6 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो ए फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइशूड एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू द अमाउंट फॉरफिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनर्स ऑफ द शेयर्स आर कॉल्ड। तो जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर होते हैं, ओनर ऑफ द शेयर, इनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन। जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो उस पर जो प्रीमियम होगा वो किधर आएगा? तो अभी बताया था ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मैं बार बार इसको ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कई बार, तो किसी भी तरीके से आगे सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, अभी एक पैटर्न बताया था, सबसे पहले इशूड कैपिटल होता है, फिर आपका सब्सक्राइब कैपिटल आता है, ठीक है, फिर आपका कॉल्ड अप कैपिटल आता है और फिर आपका पेड अप कैपिटल आता है। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल की बात करें इस वाले की कि इसका कौन सा पार्ट नहीं है। तो इक्विटी शेयर इशूड टू वेंडर, यस, ये तो होता है, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कन्वर्टिबल टाइप, ये भी हो सकता है। क्या बोनस शेयर हो सकता है? यस, बोनस शेयर हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? फॉरफिटेड शेयर्स। तो वही फॉरफिटेड शेयर्स नहीं होता। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल? फॉरफिटेड शेयर्स नहीं होते। फॉरफिटेड शेयर्स सब्सक्राइब कैपिटल के पार्ट नहीं होते। बोनस शेयर्स, जब बोनस शेयर क्या होता है? यस, बोनस शेयर होता है, क्योंकि जब बोनस शेयर्स को इशू किया जाता है तो जो शेयर होल्डर होते हैं इसको सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। उनको ये जो बोनस शेयर दिए जा रहे हैं इनको इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल शेयर्स को सब्सक्राइब किया होगा। तो इसमें ये बोनस शेयर मत करिए ना, इसमें जो आंसर होगा फॉरफिटेड शेयर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेंशन्ड इन। ऑथराइज कैपिटल जो होती है कंपनी की वो कहाँ पे मेंशन होती है? तो आपको पता होगा कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी जब कंपनी बनती है, तो देयर आर 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट जो होता है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, सेकंड आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज होता है, ठीक है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, टोटल 6 क्लॉजेस होते हैं। तो उन 6 क्लॉजेस में से एक क्लॉज होता है जिसको कैपिटल क्लॉज बोलते हैं। तो उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल लिखा होता है, ठीक है, उस मैक्सिमम कैपिटल को ही बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। तो ये ऑथराइज कैपिटल होता क्या है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल, यानी कंपनी कांट इशू द शेयर एबव ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। मतलब कंपनी जो है ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। कंपनी अगर ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पहले अमेंड करना पड़ेगा, उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही कंपनी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है।
द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनीज, फर्स्ट स्टेज जो होता है इनकॉर्पोरेशन का वो क्या होता है भाई, सबसे पहले कंपनी का जो होता है वो प्रमोशन होता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनी इज प्रमोशन नॉट अ रजिस्ट्रेशन। याद रखिए सबसे पहले प्रमोशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, promotion, registration and commencement of business. The first stage of incorporating a company is promotion and जो कंपनी का प्रमोशन करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। एक कंपनी इज, कंपनी क्या है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, मतलब ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कह रहे हैं हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यस सेपरेट आइडेंटिटी होती है कंपनी की। हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल, क्योंकि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं और कंपनी होती है, मेंबर्स के पागल हो जाने से, मेंबर्स के मर जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एज कंटिन्यू चलती रहती है। या कंपनी की कोई कॉमन सील होती है, यस कंपनी की अपनी कॉमन सील भी होती है। तो क्या ये तीनों ऑप्शन ठीक है, यस ये तीनों ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, आपने दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स सुने होंगे। एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आपके क्यूमुलेटिव, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्यूमुलेटिव होते हैं उनका मतलब ये है कि अगर आपको किसी कंपनी ने किसी एक साल डिविडेंड नहीं दिया, यानी एरियर हो गया, कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा जिसकी वजह से कंपनी ने आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दिया, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड का परसेंटेज होता है वो तो फिक्स होता है। आप जब देखा होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसका मतलब डिविडेंड का परसेंटेज तो हमें फिक्स है। बट कंपनी ने आपको इस साल डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने क्या बोला कि आपका जो डिविडेंड है वो एरियर में चला गया, हम आपको डिविडेंड आगे चल के दे देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेटिव होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी आपको बाद में वो एक साथ पे कर देगी, तो ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। तो ऐसे शेयर्स कौन से होंगे, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होंगे जिन पे आपको राइट नहीं होता डिविडेंड का एरियर लेने के लिए? तो ऑब्वियसली नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होंगे इन पे कोई राइट नहीं होता कि आपको एरियर मिले। तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसी पे आपको एरियर मिलता है। कैपिटल रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड, कैपिटल रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड, शेयर इश्यू करने से जो कैपिटल रेज होती है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। देखिए, बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। आपको बताना है कि जो फॉरफिटेड अकाउंट होता है, बैलेंस इन फॉरफिटेड अकाउंट, ये इसका जो बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाया जाएगा? जस्ट अ मिनट। कुछ टेक्निकल इशू है, 1 मिनट देंगे। हाँ जी, अब ठीक है। बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द, हाँ जी, तो कहाँ? शेयर कैपिटल में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESOP ऑफर्ड बाय कंपनी विल क्रिएट और रिटेन। ESOP का मतलब क्या होता है? पहले ESOP का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, तो ESOP ऑफर्ड यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफर्ड बाय कंपनी विल क्रिएट। कंपनी क्यों ESOP देती है, किस वजह से ESOP देती है? ठीक है, ESOP हमेशा एम्प्लॉयज को दिया जाता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा।
ESOP हमेशा एम्प्लॉय को दिया जाता है फॉर व्हाट, टू अचीव हाई कैलिबर, हाई प्रोडक्टिविटी, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। एम्प्लॉय में प्रोडक्टिविटी को हाई करने के लिए, उनके कैलिबर को हाई करने के लिए, और जो एम्प्लॉयज बिलोंगिंगनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ESOP दिया जाता है। मतलब जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी में उनको लगना चाहिए कि हम भी एक कंपनी के पार्ट हैं, तो इस वजह से जब कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को कुछ शेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ESOP। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? शेयर अलॉटमेंट कोई एक्सपेंसेस अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, इनकम अकाउंट है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है? एक्सपेंसेस अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, या इनकम अकाउंट है? तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक ये है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट होता है, क्योंकि जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो आपकी एसेट बन जाते हैं, कंपनी के लाइबिलिटी बन जाते हैं, और जो व्यक्ति शेयर्स रिसीव करेगा जिसको अलॉट हो रहे हैं उसके लिए एसेट बन जाते हैं। तो आंसर होगा इसका सी, इसका है एसेट अकाउंट। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड। तो आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, क्या सोल ट्रेडरशिप होता है? नो, सोल ट्रेडरशिप नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं होता, कंपनी होता है, यस कंपनी। तो कंपनी इज अ सोल एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, उसके एक अलग अपनी कॉमन शेल होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, तो उसके कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिसकी वजह से कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। कंपनी कैन बी शूड, ठीक है, कंपनी को केस किया जा सकता है, एंड कंपनी कैन शू टू अदर्स, कंपनी किसी और को शू भी कर सकती है, तो किसी और पे केस भी कर सकती है। तो इन सब फीचर्स की वजह से कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। जब शेयर्स फॉरफिटेड हो जाते हैं, यानी जब शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया जाता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो किस वैल्यू से डेबिट होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया जाता है तो शेयर जो कैपिटल अकाउंट है वो किस वैल्यू से आपका डेबिट होगा? तो इसमें पहला है, क्या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से, या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से? तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। बहुत इजी है अगर थोड़ा सा आप इसको समझो तो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये थी, और इस पे जो कॉल्ड अप कैपिटल था वो था आपका सपोज 8 रुपये, एंड जो पेड अप कैपिटल था इसमें से वो था 6 रुपये। तो कंपनी ने फॉरफिट जो शेयर किए वो 6 रुपये से फॉरफिटेड अमाउंट हो गया, 6 रुपये, क्योंकि आप इतना पे कर चुके हैं, तो ये फॉरफिटेड अमाउंट हो गया। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन का जर्नल एंट्री करोगे, तो जर्नल एंट्री जब करते हैं तो हम शेयर कैपिटल को जो डेबिट करेंगे, नहीं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हम 8 रुपये से करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टू शेयर फॉरफिटेड वो 6 रुपये से करते हैं। ठीक है, और टू कॉल्ड अप कैपिटल, यस अनपेड कैपिटल, टू अनपेड कैपिटल, ये हम 2 रुपये से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बच जाता है। शेयर फॉरफिटेड 6, अनपेड 2, और शेयर कैपिटल आपने डेबिट किया 8 रुपये से। तो ये जो 8 रुपये आपने डेबिट किया कौन सी कैपिटल थी? ये थी कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप वैल्यू, तो 8 रुपये, तो इसलिए आंसर होगा इसका कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम। कैपिटल रिजर्व कहाँ से क्रिएटेड होते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। कौन से शेयर्स हैं जिनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है? क्या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जा सकता है? नो। क्या इक्विटी शेयर्स को किया जा सकता है? नो। क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स को? यस। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स भी जनरली एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, और जो एम्प्लॉइज को जो शेयर्स दिए जाते हैं ये डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, जो मार्केट वैल्यू होता है उससे कम पे दिए जाते हैं। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो ये भी जनरली एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, कंपनी में मैनेजमेंट के लोगों को, उनको, ताकि उनको थोड़ा सा बूस्ट किया जा सके कि यस यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। नेक्स्ट,
शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कॉल्ड। देखिए अभी मैंने बताया कि कंपनी के जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए और कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, इन सबको मोटिवेट करने के लिए टुवार्ड्स द कंपनी, ठीक है, ताकि ये कंपनी के प्रति लॉयल रहें, वफादार रहें और कंपनी के जो ग्रोथ है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। और ये कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब कंपनी में उनको एक हिस्सेदार बना दिया जाए। तो ऐसे शेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड दी शेयर्स आर जनरली इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। और ये शेयर्स होते हैं ये डिस्काउंट पे इनको दिए जाते हैं। सपोज अगर मार्केट वैल्यू शेयर की 100 रुपये है तो ये शेयर्स इनको 70 रुपये पे इशू कर दिए जाते हैं। इवन 70 भी नहीं, से हम कह सकते और कम पे 50 रुपये 40 रुपये पे इशू कर दिए जाते हैं ताकि ये कंपनी के प्रति वफादार रहे और इनका जब कंपनी में शेयर हिस्सेदारी हो जाएगी तो ये अपना काम भी और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकेंगे, मतलब एक तरीके से प्रोडक्टिविटी इनका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन when appropriation of a certain number of shares is made to applicant in response to his application, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, which of the following will define, कौन सा डिफाइन करेगा when appropriation of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application। सिंपल है, कहना ये चाहते हैं कि जब आप एप्लीकेशन देते हो किसी शेयर के लिए तो आपको कब पता लगेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं। तो ये आपको पता लगता है शेयर अलॉटमेंट के प्रोसेस के बाद। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसके बाद आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के बाद आपको ये पता लगता है कि आपको शेयर्स मिले या नहीं अलॉटमेंट के बाद। तो अलॉटमेंट के बाद आपको पता लगेगा कि मेरे को कितने शेयर्स मिले हैं, ठीक है। तो ये टोटल 32 क्वेश्चंस थे एंड गाइस ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। 32 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल जाएंगे। और आगे भी हम एक इसमें शेयर कैपिटल से थ्योरेटिकल लेक्चर यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। आधे घंटे करीब का लेक्चर होगा, उस लेक्चर को कर लीजिए और ये एमसीक्यूज कर लीजिए, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज हम आपका अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्सेशन का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो नेक्स्ट हमारी जो सीरीज़ आएगी वो कल हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।